नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम अलग अलग स्टेट के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो सोल्व कर रहे थे, जिसमें कि आज हम झारखंड बीएससी नर्सिंग 2023 या जिसको मैं JCECE का बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्जाम है, उसमें बायोलॉजी का जो क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। अगर हम इस पेपर का क्वेश्चन देखें उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। आपने फिजिक्स का सॉल्यूशन कर लिया होगा, आज आप बायोलॉजी का करोगे और अगली क्लास में आप केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है वो करोगे। विद्यार्थियों, जितने भी क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले सर ने भी आपको बताया होगा, दिलीप जी सर ने, कि जितने भी क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन वन लाइनर है। मतलब आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। बायोलॉजी की अभी करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा 2 मिनट का मैं एनालिसिस बताऊंगा इस पेपर का, स्पेशली बायोलॉजी का, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। जितने भी विद्यार्थी है वो जो झारखंड से है या किसी दूसरे स्टेट से भी है, आपके भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक लिंगी प्रजाति का उदाहरण है? 4 उदाहरण दे रखे हैं मित्रों, केंचुआ, स्पंज, फीताकर्मी और तिलचटा यानी कि कॉकरोच। हमारी पुरानी एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, वहां से ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से लिया गया है। ये उस एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उन्हीं के बारे में यहां पे बात की गई है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो वहां पे नहीं दिया हुआ। स्पेशली एक लिंगी में तो एग्जाम्पल ही एक दिया है, वो है तिलचटे का, कॉकरोच का। और द्विलिंगी या उभयलिंगी में 3 एग्जाम्पल है, वो तीनों यहां पे दिए हुए। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही एनसीईआरटी की 2 लाइनों से है। तो केंचुआ, स्पंज, फीताकर्मी तीनों के तीनों द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तिलचटा है वो एक लिंगी जीव है, तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? तिलचटा। मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी से है पूरा का पूरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस जीव में दोनों प्रकार के युग्मक गतिशील होते हैं? पहला चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी का जो हाल ही में डिलीट हो चुका है, उसमें पहले चैप्टर में एक छोटा सा पॉइंट है युग्मक स्थानांतरण, और वहां पर 3 लाइनें दे रखी है। क्या है वो लाइनें? कि कुछ कवक व शैवाल के नर युग्मक तथा मादा युग्मक चलनशील होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में दोनों युग्मक चलनशील नहीं होते। एनसीईआरटी का युग्मक स्थानांतरण का जो टॉपिक है उसमें से 3 लाइनें दी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों चलनशील होते हैं, गतिशील होते हैं। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है और यही वर्डिंग है, कुछ कवक और शैवाल, और यही अपना उत्तर है, सिंपल सा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुष्पीय पादपों में युग्मनज विकसित होता है। द्विनिषेचन, ये भी पहले चैप्टर से ही है कि युग्मनज है वो भ्रूण से विकसित होता है, या युग्मनज से जो विकसित होता है उसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सिंपल सा है, ठीक है उत्तर। चाहे आप पहला चैप्टर कर लो, अब नई वाली एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कर लो, और पुराने वाली एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में भी है, और पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन है उसमें भी ये दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फल के चारों ओर की सुरक्षात्मक दीवार क्या कहलाती है? नई एनसीईआरटी पहला चैप्टर, पुरानी का दूसरा, उसमें आपको दे रखा है फल के बारे में। आभासी फल, ठीक है, सेब जिसमें पुष्पासन भी यूज होता है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो फल के चारों ओर की जो सुरक्षात्मक दीवार है उसे हम कहते हैं फल भित्ति, और फल भित्ति को अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम क्या है? पेरिकार्प। एनसीईआरटी का
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। टोटली एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। अगला क्वेश्चन, फैलाव के बाद नए पौधों के उत्पादन हेतु बीजों के लिए क्या होना चाहिए? कि अपने पौधों का वापिस से उत्पादन करना है तो उनमें बीज जो होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि किसी नए पादप को उगाने के लिए बीज में अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो बीज उगेगा ही नहीं, नया पादप बनेगा ही नहीं। निषेचन, परागण, प्रकाश संश्लेषण, ये बात की बात है। अपने को नए पौधे का उत्पादन करना है तो नए पौधे का उत्पादन तो तभी होगा जब बीज में क्या होगा? अंकुरण। तो एनसीईआरटी से है, ये भी ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी के में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष यौन सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है? पुरुष जो सहायक नलिकाएं होती है उसमें आपको मैं बता देता हूं। वैसे अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, ठीक है। उसके बाद में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, मूत्र मार्ग, सीसन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुरुष सहायक जो नलिकाएं होती है उसमें आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि पुरुष यौन सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल है, ऑप्शन पे आइए, ठीक है। तो देखिएगा मित्रों, पहला और दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें एक तो दे रखा है, दोनों में एक शब्द है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस हिंदी में होती है वृषण जालिका, वृषण के अंदर जाल पाए जाते हैं उसको कहते हैं, जो कि यौन सहायक नलिकाएं नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो इसलिए होगा नहीं। उसके बाद बचा चौथा ऑप्शन, इसमें यूरेथ्रा, ये मूत्र मार्ग होता है, इसको भी कंसिडर नहीं करते यौन सहायक नलिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर 3 एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, वास डेफरेंस शुक्रवाहिका और सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय है, वो इसका सही उत्तर होगा। एनसीईआरटी से है, कोई बाहर से नहीं है। अगला, मूत्र मार्ग की उत्पत्ति कहां से होती है? मूत्र मार्ग शुरू कहां से होता है? तो मूत्र मार्ग है वो मूत्राशय से प्रारंभ होने वाली एक नलिका है जो सीसन के शीर्ष तक जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना। आप गर्भाशय के आकार का वर्णन कैसे करोगे? गर्भाशय गोलाकार, त्रिकोणीय या आयताकार नहीं होता, उल्टा नाशपत्ती के आकार का होता है। गर्भाशय के लिए कहा जाता है कि गर्भाशय का आकार है वो कैसा होता है? उल्टा नाशपत्ती के आकार का। तो ऑप्शन नंबर डी एनसीईआरटी से, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, गर्भाशय की किस संरचना द्वारा या गर्भाशय किस संरचना द्वारा योनि में खुलता है? गर्भाशय है वो एक गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, याद रखना है आपको, योनि में खुलता है। और उसके बाद में एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, और वही आपसे पूछा है, एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो पुरानी एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर और नई का 2nd चैप्टर है उसमें। उसी पे एक और क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, योनि के साथ गर्भाशय ग्रीवा नलिका क्या बनाती है? गर्भाशय ग्रीवा और योनि ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल, जन्म नाल, एनसीईआरटी ने जन्म नाल लिखा है, यहां पर जन्म नलिका है। क्या है पूरा मैं प्रोसेस बताता हूं कि गर्भाशय योनि में खुलेगा, जिस भाग के द्वारा खुलेगा उसको हम क्या कहेंगे? गर्भाशय ग्रीवा। अब ये गर्भाशय ग्रीवा और वेजाइना ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल, जन्म नाल या जन्म नलिका। 2nd ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। यह भी एनसीईआरटी की लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? मनुष्य में होने वाले मलेरिया के लिए कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो आपको पता होगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, ठीक है, और प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति है, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे खतरनाक मलेरिया किस प्रजाति से होता है? 4 प्रजातियां दी हुई है एनसीईआरटी ने। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे दुर्दम, दुर्दम का मतलब होता है खतरनाक, दुर्दम श्रेणी का मलेरिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया है। 4 प्रजातियां हैं
उसमें से जो फैल्सीपैरम से मलेरिया होगा उसमें व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है या व्यक्ति मर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो ज्यादा टाइम देना ही नहीं है आपको। अगला, प्लाज्मोडियम मानव शरीर में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 वाहक चाहिए, एक तो आपके जैसा स्वस्थ मानव, दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। तो कैसे प्रवेश करेगा? इसी के कारण। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज आप सभी को पता होगा, पेनिसिलिन नोटेटम नाम के कवक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अर्नेस्ट चेन और फ्लोरी नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था कि एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है, और इसलिए इन तीनों को 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एनसीईआरटी की लाइन है, और जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आपके चैप्टर है उसमें से आया है ये। पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ था? मोल्ड से, कवक से। नाम क्या था? पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, या पेनिसिलियम नोटेटम। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कीट प्रतिरोधी पौधों के उत्पादन का उद्देश्य क्या है? देखो, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हमने बीटी, कपास वगैरह बनाया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं पादपों पे। अगर हम ऐसे बीज तैयार करें बायोटेक्नोलॉजी से कि कीट फैले ही ना, तो मेन उद्देश्य क्या है? जैव कीटनाशकों की आवश्यकता को समाप्त करना, कि अपने को पेस्टिसाइड मांगता ही नहीं है। यही है बायोटेक्नोलॉजी का मेन टारगेट। हालांकि इसमें यह भी ऑप्शन सही बैठ सकता था, उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की मात्रा को कम करना, नहीं, कम नहीं करना, उसको समाप्ति कर देना है। अपने को पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करना है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का मेन टारगेट ये है। अगला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से ही है, ठीक। जब अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं तो उप प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, अपघटन। आपके चैप्टर है इकोसिस्टम, पारितंत्र, उसमें एक प्रोसेस है अपघटन, जिसमें 5 चरण है: खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन, खनिजी भवन। तो आपसे पूछा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? अपघटन। केंचुआ, जीवाणु ये प्रोसेस करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैर एल्बुमिनस बीजों में नहीं होता। देखो, 2 प्रकार के बीज होते हैं, एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष है वो शेष रह जाता है, लेकिन गैर एल्बुमिनस में नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइन उठाई है और उसमें लिखा है अवशिष्ट भ्रूणपोष जिस बीज में नहीं होगा उसे गैर एल्बुमिनस कहते हैं, यानी कि अवशिष्ट एंडोस्पर्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जी, निष्क्रियता की वह अवस्था जिसमें कुछ बीज प्रवेश करते हैं कहलाती है प्रसुप्ति प्रावस्था। इसमें क्या हो जाता है? बीज निष्क्रिय हो जाता है, एक तरीके से जल और नमी की मात्रा एक तरीके से इसमें क्या हो जाती है? घट जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों, लगभग 10,000 वर्षों की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित होने वाले सबसे पुराने अंकुरणक्षम बीज का रिकॉर्ड किस प्रजाति के पास है? ठीक है, ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिक पादप है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ल्यूपिन। 10,000 साल की प्रसुप्ति के बाद में वापिस एक्टिव हो गया। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला, अंडकोश में तापमान की तुलना में शरीर के आंतरिक तापमान से कैसे की जाती है? देखो, सीधी सी बात है कि वृषण है वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जनन के लिए, शुक्राणु के लिए जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए? कम। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? 3 नंबर। यह है शरीर के तापमान से
2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अंतराली स्थानों में लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम है। देखो, वृषण में होती है शुक्र जनक नलिका, और उस शुक्र जनक नलिका के बाहरी अवकाश को, जैसे ये मैं रफली बना रहा हूं यहां पे, इसको कहते हैं अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में जो कोशिका होती है उसको कहते हैं हम लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका। और इस लीडिंग कोशिका से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन। और इस एंड्रोजन हार्मोन में हमारा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। तो आपसे पूछा लीडिंग सेल का काम, तो एंड्रोजन्स का संश्लेषण और स्त्राव करना लीडिंग सेल का है। लीडिंग सेल होती क्या है ये पूछ सकता है। तो अंतराली अवकाश में, अंतराली अवकाश क्या होता है, वृषण की शुक्र जनक नलिकाओं का बाहरी जो क्षेत्र, आउटर जो पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवों में प्रजनन की क्रियाविधि को क्या निर्धारित करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, प्रजनन की प्रक्रिया क्या निर्धारित करती है। प्रजनन के दौरान उसमें जो विभिन्नताएं आती है उसका निर्धारण कौन करती है, प्रजनन की क्रियाविधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन के दो कारण रूपात्मक व आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लोन। अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पेरेंट के जैसी होती है, जनक के जैसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अमीबा और पैरामीशियम आपको पता है अलैंगिक जनन करती है और द्विविखंडन बाइनरी विखंडन। एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, एनसीईआरटी ने क्लियर लिख रखा है, द्विविखंडन विधि के द्वारा। पहला चैप्टर जो है अपनी एनसीईआरटी का, वहां से है ये क्वेश्चन। अगला, पादपों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कायिक प्रवर्धन द्वारा नई संतानों को जन्म देने में सक्षम है, प्रकंद। आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन करती है, मतलब नए जीव उत्पन्न करती है, और यही अपने से पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आलू के कंद का कौन सा भाग छोटे पौधों को जन्म देता है जिसे प्लांटलेट्स कहा जाता है। देखो, वैसे तो आलू का प्रकंद होता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन में बर्ड्स भी है, आंखें। तो आंखों, आलू की जो आंखें, एनसीईआरटी ने डायग्राम में ऑप्शन में लिख रखा है नीचे, आलू की आंखें। तो आंखों से नया पादप या छोटे पादप वो निर्मित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय रजोस्त्राव किसका सूचक है। देखो, महिलाओं में प्यूबर्टी की आयु, यौवनारंभ की आयु प्राप्त करने के बाद में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद में मासिक चक्र या मेस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाता है। पहली बार आता है उसे हम कहते हैं मेनार्के, यानी कि रज्जो दर्शन। और 50 वर्ष की आयु के बाद में ये रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज या रज्जो निवर्ती। इस बीच के जो समय को कहते हैं हम चक्रीय रज्जोस्त्राव, यानी कि लगातार मासिक चक्कर है वो शुरू हुआ, चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फीमेल है वो प्रजनन के लिए एक्टिव है, 50 साल के बाद में रुक जाएगा, मतलब फीमेल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो यही आपसे पूछा है कि किसका सूचक है, तो प्रजनन क्षमता का। गर्भावस्था यानी कि प्रेग्नेंट हो गई है तो रुक जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेता कि रजोस्त्राव का रुकना। ठीक है, मेनार्के पहली बार जब मासिक चक्कर आता है उसको कहते हैं सामान्य प्रजनन चरण, तो इसमें मासिक चक्कर का आना ये होता है। तो चक्रीय रजोस्त्राव किसका सूचक है, प्रजनन क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को नाभिक में मौजूद एक अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना और उसे न्यूक्लियन नाम किसने दिया, फ्रेडरिक मिसर ने। अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल की खोज, तो फिर फ्लेमिंग ने बताया था, क्रोमेटिन नाम दिया था। एनसीईआरटी 11वीं क्लास में लिखा हुआ है कोशिका वाले चैप्टर में,
लेकिन न्यूक्लियन नाम किसने दिया था? फ्रेडरिक मिसर ने। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक स्टैंडर्ड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना को कॉपी करना, यह ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो दे रखा है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं दे रखा, शायद इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में होगा ये। ठीक है, अपने हिंदी वाला लिया है। रोग उत्पन्न करने वाले जीव को कहते हैं पैथोजन, यानी कि रोग जनक। ये सिंपल सा है, एनसीईआरटी से ही है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है जिसके कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। ठीक है, और ये एक व्यक्ति में प्रवेश करने के बाद में या एक व्यक्ति में कैसे प्रवेश करेगा? दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। आपने एनसीईआरटी में टाइफाइड पढ़ा होगा, तो वहां पे मैरी मेलान एक रसोइया थी। ठीक है, तो वो दूषित भोजन और पानी से इस रोग को फैला रही थी। तो व्यक्ति में प्रवेश कैसे करता है ये जीवाणु? दूषित भोजन और जल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परागकण का कौन सा घटक जीवाश्म के रूप में इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो स्पोरोपोलेनिन, बाह्य चोल जो इसकी बनी होती है, इसके कारण ये अपघटित नहीं होता, जीवाश्म के रूप में रह सकता है, सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, ऐसा कोई एंजाइम अभी तक खोजा ही नहीं गया जो इसको अपघटित कर सके। ये सारी जानकारी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी से। ठीक है, अगला, परागकण की भीतरी जो दीवार होती है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःचोल, जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और अंतःचोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटाइन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय को क्या कहते हैं? ओवेरी। बीजांड के सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने अध्यावरण हिंदी में, और अध्यावरण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेट्स। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जल परागित पौधे का उदाहरण है? वेलिसिनेरिया। एनसीईआरटी में क्लियर लिख रखे दो उदाहरण जल परागित, ये इसमें ये लिखा है वेलिसिनेरिया वो डंठल के रूप में पानी में बहते हैं, जिससे ये नर युग्मक के संपर्क में आएंगे और प्रजनन की प्रक्रिया करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिलम पत्थर चटा जो पादप होता है उसमें कायिक प्रजनन है, वो किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा, मतलब पत्तियों द्वारा नया जीव बनता है। ये एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से जो डिलीट हो चुका है उसमें एग्जाम्पल एक ही दे रखा है, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफिलम पत्थर चटा। नेक्स्ट, सक्रिय प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले जानवरों में किशोर अवस्था के बाद में क्या परिवर्तन होते हैं? देखो, किशोरावस्था प्राप्त होती है तो उसके बाद में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और रूपात्मक यानी कि रूप में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये व्यवहार में परिवर्तन, जलवायु और पर्यावरण का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। नेक्स्ट, शैवाल में जहां युग्मक दिखने में समान होते हैं और उन्हें नर युग्मक और मादा युग्मक में विभेदित नहीं किया जा सकता, इसको हम कहते हैं समयुग्मक की प्रावस्था। और इसी को क्या कहते हैं? होमोगैमेट्स, यानी कि दोनों क्या एक जैसे है, तो अपने विभेद ही नहीं कर पाते कि नर युग्मक कौन सा है और मादा युग्मक कौन सा है। अगला, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक वैसे तो शुक्राणु होता है, और शुक्राणु को ही हम कहते हैं एंथेरोजोइड। ठीक है, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? डिंब। ठीक है, या अंडाणु। फूल वाले पौधों में स्टेमिनेट शब्द का अर्थ क्या है? एक लिंगी नर फूल क्या कहलाते हैं? स्टेमिनेट। इसमें केवल क्या होता है? नर भाग है वो जनन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, एक लिंगी नर फूल, एक लिंगी फूल भी है, एक लिंगी फूल नहीं होगा यहां पे, एक लिंगी नर फूल होगा।
आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन जी, मासिक चक्कर के दौरान गर्भावस्था की कौन सी परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है? तो गर्भाशय अंतःस्तर जो होता है उसमें परिवर्तन होता है, ये नष्ट भी हो जाता है। और गर्भाशय अंतःस्तर को हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मध्य चक्कर, मासिक चक्कर का जो मध्य चक्कर होता है उस दौरान LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव बहुत तेज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? LH सर्ग या सर्ज। और इसका डे पूछ ले तो कौन से दिन आती है ये प्रावस्था? 14वें दिन। और इसी दौरान क्या होता है? अंडोत्सर्ग, यानी कि ग्राफिन पुट्टिका से अंडाणु है वो बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी बुनियादी आवश्यकता है जो तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण कमी का सामना कर सकती है? तो सीधी सी बात है, भोजन, आवास और वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान में ही कमी आएगी। इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ठीक है, इसमें तो क्या ज्यादा डेप्थ में जाए। गर्भ निरोधक की किस प्राकृतिक विधि में प्रजननशील अवधि के दौरान संभोग से दूर रहना चाहिए? प्राकृतिक विधियों में क्या होता है कि एक तो महिला दूध पिलाती रहे 6-7 महीने तक, ठीक है। एक होती है बाह्य संकलन कि वीर्य निकलने से पहले जो सीसन है उसको योनि से बाहर निकाल लेना चाहिए। एक होता है आवधिक संयम कि 10वें से 17वें दिन तक अपने को संभोग करना ही नहीं है, इसको कहते हैं आवधिक संयम। और ये तीनों क्या है? नेचुरल, बाह्य संकलन, आवधिक संयम और स्तनपान अनार्तव, मतलब दूध पिलाती रहे महिला, ठीक है। नेक्स्ट, कोइड्स के दौरान गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बैरियर विधि महिला प्रजनन पथ में डाली जाती है? गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायफ्राम का। रबर से बनी हुई संरचनाएं होती है, जैसे कंडोम होता है उसी तरीके से, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डायफ्राम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म पैंथर में कितने लोब होते हैं? ठीक है, एक पाली में 2 होते हैं, तो पूरे में कितने होंगे? 4। तो ये क्या होता है? टेट्रालोब्ड, ठीक है, चतुष्कोष्ठीय कह सकते हैं अपने। पोलेन सैक, पोलेन कीट जिसको हम कहते हैं, किससे भरा होता है? पराग कणों से भरा होता है। एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक लघु बीजाणुधानी को घेरने वाली 4 दीवारें क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा, टेपिटम, मध्य परत, अंतस्थीसियम और एपिडर्मिस। ये 4, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम सही है। मेसोफिल, कॉर्टेक्स, पेरिड्रम ये नहीं होती। 7 बंडल कहां होंगे? परागकणों में, ठीक है। लघु बीजाणुधानी जिसमें परागकण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब परागकोश परिपक्व और निर्जलित हो जाते हैं तो लघु बीजाणुओं का क्या होगा? लघु बीजाणु क्या होते हैं? परागकणों को ही कहते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, परागकण की कठोर बाहरी परत जिसको हम कहते हैं बाह्य चोल, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। तो ये हमारे 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो, केवल 12th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें से आपके विकास और मैं कहूं कि वंशानुगति के आणविक सिद्धांत, वो जो 3 चैप्टर है उसमें से तो आया ही नहीं। जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है, ठीक है। जनन वाले चैप्टरों से ही आया है लगभग क्वेश्चन, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। एनालिसिस बता रहा हूं आपको, सीधी एनसीईआरटी की लाइन को उठाया गया है और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एनसीईआरटी को अगर ढंग से एक बार भी पढ़ लोगे ना,
तो आप 40 प्लस क्वेश्चन तो आराम से कर दोगे। तो जो भी विद्यार्थी जेसी ईसीई 2024 या बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं झारखंड से 2024 में, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, कोई हेल्प बुक नहीं पढ़नी। सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है? एनसीईआरटी को। चाहे एक ही बार पढ़ लो, पर पढ़ो इतना अच्छे से कि बाद में कोई दोहरान की, कोई रिवीजन की आवश्यकता आपको न हो। तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगे कि सॉल्यूशन अच्छा है तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई और जानकारी चाहिए वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगली क्लास में केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ आप सभी से एक बार वापस मुलाकात करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।